हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के तत्वों की। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शक्ति की अवधारणा है वो बहुत ही प्रभावशाली अवधारणा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध टिके हुए हैं। यहाँ तक कि कई विद्वानों का तो मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो शक्ति के संबंध ही होते हैं, पावर पॉलिटिक्स के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं। अधिकतर जो यथार्थवादी विचारक हैं जिनमें हम हंस जे मॉर्गेंथो का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति यानी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लिखी। ई एच कार हैं। ई एच कार ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है गहन अध्ययन किया। तो इसके इसके अलावा रॉबर्ट डाहल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे जिन्होंने अपने विचार प्रमुखता से रखे। तो इन सभी विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो आज हम उसी शक्ति के तत्वों की बात करेंगे कि किसी राज्य की शक्ति को बढ़ाने में कौन कौन से तत्व या कौन कौन से कारक जो हैं वो काम आते हैं। राज्य किस प्रकार से अपनी शक्ति को किन किन तत्वों के द्वारा जो है बढ़ा सकते हैं, या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए शक्ति के किन किन तत्वों का आकलन कर सकते हैं, और उन तत्वों का आकलन करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी राज्य कोई राज्य कितना जो है वो शक्तिशाली है। तो बात करते हैं शक्ति के जो हैं तत्वों की। डियर फ्रेंड्स, शक्ति के कई प्रकार के जो तत्व हैं वो होते हैं, परंतु हम शक्ति के दो प्रकार के तत्वों की जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। शक्ति के दो प्रकार के तत्वों में शक्ति के मूर्त और अमूर्त तत्व जो हैं वो आते हैं। शक्ति के मूर्त तत्वों को स्थायी तत्व भी कहा जाता है और अमूर्त तत्वों को अस्थायी तत्व भी कहा जाता है। जो स्थायी तत्व हैं या जो मूर्त तत्व हैं वो तत्व हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हम आसानी से आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जिनका तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं, और जो साक्षात में हमें दिखाई दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए किसी राज्य की सैनिक शक्ति है, किसी राज्य की भौगोलिक शक्ति है, या किसी राज्य का भूगोल है, या फिर किसी राज्य की जो है वो किसी राज्य की जलवायु है, या किसी राज्य का जो है मानचित्र है, या किसी राज्य का की अवस्थिति है, किसी राज्य की आकृति है, किसी राज्य के प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ के खाद्यान्न हैं। इन सभी चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं और इनका आकलन कर सकते हैं। वहीं दूसरे जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के दूसरे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम आसानी से जिनका अवलोकन नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे किसी राज्य की आइडियोलॉजी है, किसी राज्य की विचारधारा है, किसी राज्य के लोगों का नेतृत्व है, राज्य के लोगों का चरित्र है, या फिर उसकी राज्य की कूटनीति है, या राज्य के अन्य देशों के साथ जो है किस प्रकार के संबंध हैं, या उनकी किस प्रकार की निर्भरता है दूसरे राज्यों के पास, या दूसरे राज्य उनकी बात से कितने जो हैं वो सहमत हैं। ये कुछ एक नेतृत्व की जो है शक्ति आ सकती है इसमें। ये कुछ एक ऐसी शक्तियां हैं जिनका अंदाजा लगाना काफी जो है कठिन कार्य है, और ये सीधे सीधे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये कुछ ऐसे कारक हैं, लेकिन इनसे निश्चित तौर पर किसी भी राज्य की जो है शक्ति बढ़ती जरूर है। सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति के मूर्त या स्थायी तत्वों की। शक्ति के मूर्त या स्थायी तत्वों में सबसे पहले बात आती है भूगोल की।
वहाँ का की ज्योग्राफी कैसी है। और ज्योग्राफी भी एक अपने आप में बहुत ही व्यापक विषय है। ज्योग्राफी का अध्ययन भी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा एक सहायता देता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में। इसीलिए कई विद्वान जो हैं वो किसी राज्य की जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी जो है वो ज्योग्राफी पे आधारित होती है। जिस तरह की किसी राज्य की ज्योग्राफी होती है, निश्चित तौर पर वो ज्योग्राफी का फैक्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है काफी मायने रखता है। ज्योग्राफी में हम ये देखते हैं कि किसी राज्य के की सीमाएं समुद्र के साथ लगी हुई हैं या नहीं हैं, उसके आस पड़ोस के राज्य अमीर हैं या गरीब हैं, या फिर पंगेबाज हैं या आक्रमणकारी हैं, या फिर उसके मित्रता पूर्वक संबंध हैं अपने पड़ोसी राज्यों के साथ। ये बात बहुत अहम रहती है। किसी राज्य के जो सीमाएं हैं उसके आसपास पहाड़ हैं या नहीं हैं, माउंटेन से घिरा हुआ इलाका है या नहीं है, उसके पास जो है खाने हैं, कोयले की खाने हैं या नहीं है, वनस्पति हैं या नहीं है। ये सारे तत्व जो हैं ये भौगोलिक स्थिति के आकलन में आएंगे। तो जिस राज्य की भौगोलिक स्थिति जो है बहुत अच्छी होती है और जिस राज्य के पास जो है प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होंगे, निश्चित तौर पर वो राज्य जो है अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आर्थिक विकास कर पाएगा और उसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। अब यदि हम भौगोलिक शक्ति को जो है तरीके से इसका अध्ययन करें तो हम भौगोलिक साधनों को कई प्रकार से बांट सकते हैं। भौगोलिक स्थिति का आकलन करने के लिए हम किसी भी देश के भूगोल को कई प्रकार से जो है बाइफरकेट करके या वर्गीकृत करके समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले हम भूगोल में क्या देख सकते हैं, सबसे पहले हम भूगोल में देख सकते हैं कि वहाँ का जो है क्षेत्रफल कैसा है। और क्षेत्रफल में हम ये देखेंगे कि कितने एरिया में उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। निश्चित तौर पर जिस राज्य का क्षेत्रफल का आकार बड़ा होगा उसके पास उतने ही ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद होंगे। उसके पास खेती करने के योग्य जो भूमि होगी वो भी ज़्यादा होगी। उसके पास कोयले की खानें होंगी, उसके पास जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन जो है वो पर्याप्त होगी, उसके पास रहने बसने के लिए लोगों की ज़मीन पर्याप्त होगी, उसके पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय या रोजगार करने के लिए ज़मीन की उपलब्धता होगी, उसके पास जो है और तरीके के वनस्पति और पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जिस राज्य के पास क्षेत्रफल बड़ा है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसको जो है एक बड़े राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ये भी संभव है कि वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या को भी जो है वो का भरण पोषण कर सकता है, ज़्यादा जनसंख्या को भी पाल सकता है। तो यदि हम विश्व के राज्यों पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि कनाडा है, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है। इन राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो लाखों वर्ग मीटर में है, लाखों वर्ग किलोमीटर में इनका एरिया जो है वो फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है वो इनकी शक्ति को बढ़ाने में मिलता है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो कुल एरिया है तो वो 98,26,629 वर्ग मील का एरिया जो है अमेरिका के पास है। इसी तरह कनाडा के पास 99,70,610 वर्ग किलोमीटर का एरिया, और ऐसे ही चाइना के पास 95,72,900 वर्ग मील का एरिया जो है वो फैला हुआ है। इसी तरह भारत के पास भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो क्षेत्रफल का है, जिस कारण इन राष्ट्रों को जो है शक्तिशाली रूप में विश्व की राजनीति में जो है देखा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मानचित्र का, यानी मैप का।
मैप को जो है डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि यदि हमें किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति का अंदाज़ा लगाना है तो उसके मैप को ज़रूर देखना पड़ेगा, उसके मानचित्र को ज़रूर देखना पड़ेगा। मानचित्र से ही हमें ये सारा जो है आइडिया लगेगा कि कोई देश जो है समुद्र उसके आसपास है या नहीं है। अगर समुद्र होगा तो उसकी समुद्री शक्ति भी ज़्यादा होगी। यदि उसकी सीमाएं कैसे राज्यों से लगती हैं, पहाड़ी इलाका उसके पास है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम किसी राज्य के मानचित्र का को देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं। और मानचित्र की अपने आप में एक अलग से राजनीति भी होती है, पॉलिटिक्स ऑफ मैप जिसको कह सकते हैं, या जियो पॉलिटिक्स ऑफ मैप। क्योंकि देश लगातार अपनी मैप की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। कई बार इस मैप की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कई राज्य दूसरे राज्यों का इलाका जो है अपने राज्य के साथ मिला हुआ दिखा देते हैं अपने मैप में। और कई बार जो है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या अपनी शक्ति का प्रचार करने के लिए अपने मानचित्र को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजा के दिखाते हैं। उसमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को दिखाते हैं, उसमें अपनी जनसंख्या को दर्शाते हैं, उसमें अपनी बंदरगाहों को भी दर्शा देते हैं, या उसमें अपने प्लेन एरिया का जिक्र करते हैं, उसमें अपने पहाड़ों का जिक्र करते हैं। तो मानचित्र एक तरह से राष्ट्र जो है मानचित्र के द्वारा भी अपनी जो है राजनीति चमकाने का जो है प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान कई बार जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से को अपना हिस्सा दिखा देता है ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बना सके और भारत को अपनी शक्ति का अंदाजा लगाने पर मजबूर कर सके कि जो पाकिस्तान है उसके पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जबकि वो हिस्सा भारत का होता है। और वाइस वर्सा भी कई बार ऐसा हो सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो है बहुत बड़ा सिद्धांत के रूप में मैप जो है या मानचित्र जो है वो काम करता है। अब मानचित्र के अलावा भूगोल में ही किसी राज्य की जलवायु भी होती है। जो राज्य बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो ये उनकी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी जो है वो प्रभाव डालती है उनकी जलवायु। यदि राज्य का तापमान जो है जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा सर्द है, लोगों के रहने के लिए जो है अवस्था अच्छी है, लोगों के काम करने के लिए अवस्था अच्छी है, तो वो राज्य जो है अधिक शक्तिशाली जो है निश्चित तौर पर अधिक शक्तिशाली होगा। उदाहरण के लिए भारत में हम छह प्रकार के मौसम देखते हैं। गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, बसंत है, और जो है वहीं साइबेरिया की अगर हम बात करें, साइबेरिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा ठंड है। यूरोप के बहुत सारे राज्यों में नॉर्वे है, हॉलैंड है, बहुत ज़्यादा ठंडे जो है राज्य हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों का जीवन थोड़ा हार्ड हो जाता है, लोगों का जीवन थोड़ा टफ हो जाता है। और जिन राज्यों में गर्मी ज़्यादा है वहाँ भी लोगों का जीवन ठप हो जाता है। सर्द राज्यों में तो फिर भी जो है कार्य करने की सुविधा लोगों को मिल सकती है, लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, लोग सुडौल होते हैं, लोगों का खान पान जो है अच्छा होता है, लोग स्वस्थ हो सकते हैं। परंतु जो इलाके या जो देश बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देना बहुत टफ काम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा गर्म अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी, क्योंकि ना तो वहाँ आर्थिक विकास के लिए लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग पाएंगी, ज़्यादा कारखाने जो है वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा गर्मी में। ज़्यादा गर्मी में जो है फसलों को बहुत दिक्कत है, कृषि व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कृषि भी आर्थिक क्षेत्र से सीधी जुड़ी हुई है। जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ की कृषि जो है, कृषि पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, कृषि उतनी उन्नत नहीं हो पाएगी। तो जलवायु बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा एक कारण है, किसी राज्य की शक्ति को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा तत्व है।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हटिंगटन ने भी इस बात को माना है कि जहाँ की सभ्यता उत्कृष्ट है, एक विशिष्ट प्रकार का मौसम वहां आपको व्यापक मिलेगा। यानी जो सभ्यता बहुत ज़्यादा, जिस सभ्यता ने तरक्की की है, जिस सभ्यता ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं मौसम का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा है, तभी उस सभ्यता ने जो है तरक्की की है। ऐसा हटिंगटन का भी जो है वो मानना है। इसके अलावा हम भौगोलिक स्थिति के अलावा किसी राज्य की भू आकृति की बात हम कर सकते हैं, किसी राज्य की अवस्थिति की बात हम कर सकते हैं, किसी राज्य की जो आकृति है वो किस प्रकार की है उसकी बात हम कर सकते हैं, किसी राज्य की जो लोकेशन है उसकी बात हम कर सकते हैं। उसको हम राज्य की अवस्थिति भी कह सकते हैं या राज्य की भू आकृति भी कह सकते हैं। यदि कोई राज्य जो है समुद्र से घिरा हुआ है या कोई राज्य पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ऐसे राज्यों पर आक्रमण करना दूसरे राज्यों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो राज्य जो है अधिक सेफ जो है वो हो जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मुनरो ने भी जो है ये बात स्वीकार की थी। मुनरो का मानना था कि यूरोप क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसको बाहर के राज्यों का बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है कि बाहर के राज्य बहुत जल्दी, बहुत आसानी से उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। ऐसा जो है जरूरी नहीं है। ये बहुत ही जो है प्रमुख कारण है किसी राज्य की शक्ति का। इसके अलावा हम मूर्त तत्वों में या स्थायी तत्वों में उस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। किसी राज्य के नेचुरल रिसोर्स उस राज्य की शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका जो है वो अदा करते हैं, या यूं कहें कि प्राकृतिक संसाधनों पे ही किसी राज्य की शक्ति टिकी होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का लोगों के साथ साथ लोगों को तो जरूरत है ही प्राकृतिक संसाधनों की, फलों की, सब्जियों की, अन्न की, खाद्यान्न की। ये आवश्यकता लोगों को तो अपने भरण पोषण के लिए जरूरी है, परंतु आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी जो कच्चा माल होगा वो उसी राज्य के पास ज्यादा होगा जिसके पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा होंगे। तो प्राकृतिक संसाधन जो है जिस राज्य के पास जितने ज्यादा होंगे वो राज्य उतना ही ज्यादा शक्तिशाली जो है वो कहलाएगा। अब प्राकृतिक संसाधनों में भी हम आगे वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को भी हम कई भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें हम जो है रख लेते हैं कच्चा माल है, खनिज पदार्थ हैं, और जो है इस प्रकार से वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटकर समझें तो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। जैसा कि मॉर्गेंथो ने भी प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में जो है विभाजित किया है। एक तो खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स, यानी जिन चीजों का जो है लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और दूसरा है कच्चा माल, जिनका प्रयोग हम कच्चे माल का प्रयोग हम जो है औद्योगिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कच्चे माल को हम लगाते हैं। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। जो पहला है वो है कच्चा माल या खाद्यान्न, और दूसरा है कच्चा माल। पहला है खाद्यान्न और दूसरा है कच्चा माल। खाद्यान्न यानी जो चीजें हमारे खाने के काम आती हैं, और कच्चा माल जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, या हमारे कारखानों में और उद्योगों में जो माल हम प्रयोग करते हैं वो कच्चा माल। तो दो ही भागों में इसको बांटकर हम पढ़ेंगे, खाद्यान्न नंबर 1 और कच्चा माल नंबर 2। सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे माल की। कच्चा माल कई प्रकार का हो सकता है। कच्चे माल में जो है बहुत सारे खनिज पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कोयला है,
आपका तांबा है, पेट्रोल है, जस्ता है, टीन है, जिप्सम है और सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम है, जिनको कच्चे माल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और उत्पाद हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे लकड़ी है, वनस्पति हैं, रंग है, जंगली उत्पाद हैं, कपास है, नारियल है, गन्ना है, दालें हैं। इस प्रकार की फसलें जो व्यापार में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जैसे गन्ने से हम चीनी का उत्पादन करते हैं, इसी प्रकार लोहे का कच्चे माल से हम पक्का लोहा तैयार करते हैं। इस प्रकार के जो कच्चा माल है ये आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही अधिक मायने रखता है। तो जिस राज्य के पास ये कच्चा माल होगा, इस प्रकार के पदार्थ होंगे जिनका मैंने अभी जिक्र किया, और इसके साथ साथ पशुओं का भी उत्पादन होगा। पशु भी कई प्रकार के कच्चे माल हमें देते हैं, जैसे ऊन है, वसा है, जो है मीट है, या इसी तरह से अंडा है, मांस है, ऊन है, खाल है, दांत हैं, सींग हैं, रेशम है जो हमें, या बाल हैं। इस प्रकार की चीजें जो हमें हमारे पशुओं से मिलती हैं। जिन देशों के पास इस प्रकार का कच्चा माल ज्यादा मात्रा में है, तो डेफिनेटली उनकी जो इकॉनमी है, उनकी जो औद्योगिक उद्योग को जो कच्चा माल चाहिए वो उनके पास यदि प्रचुर मात्रा में है, तो निश्चित तौर पर वो देश जो है अधिक शक्तिशाली जो है होगा, क्योंकि उसको कच्चे माल के लिए किसी दूसरे राज्य के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों में जो हमने दूसरा वर्गीकरण किया है, वो है खाद्यान्न, यानी जो वस्तुएं हमारे खाने के काम आती हैं, जो जनता का भरण पोषण करती हैं, जनसंख्या का भरण पोषण करती हैं। और इसमें जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, गेहूं है और दूसरे प्रकार के अनाज हैं, मक्का है, चावल है, और कई प्रकार की सब्जियां हैं, दूध है, और अन्य प्रकार के जो अन्न हैं, वो जिस राज्य के पास ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, तो वो देश निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भी होगा, अपने लोगों का भरण पोषण भी करेगा, और लोग अधिक स्वस्थ भी होंगे यदि उनके पास ये सारे खाद्यान्न मौजूद हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक मोर्गेंथो ने भी खाद्यान्नों का जिक्र करते हुए जो है अपनी पुस्तक में कहा था, जो राष्ट्र खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, यानी जिनके पास भरपूर खाद्यान्न हैं, वे राष्ट्र जो है खाद्यान्नों का आयात जो है उनको करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो खाद्यान्नों का निर्यात करते हैं, वो निश्चित तौर पर अधिक शक्तिशाली राज्य की कैटेगरी में हम उस राज्य को रख सकते हैं। तो ये खाद्यान्न जो है और कच्चा माल जो है, ये किसी भी राज्य की शक्ति को चार चांद लगा सकता है, बहुत बड़ा तत्व है। अब नेक्स्ट तत्व की हम बात करेंगे, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की शक्ति भी किसी राज्य की बहुत बड़ी शक्ति जो है वो होती है। अब शक्ति, ये इस प्रकार की जो शक्ति है पॉपुलेशन की, वो केवल संख्यात्मक शक्ति की बात यहां हम नहीं कर रहे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो केवल किसी राज्य के लिए बोझ का काम करें, बल्कि ऐसी जनसंख्या की बात हम कर रहे हैं जो जनसंख्या या जो लोग अपने राज्य की आर्थिक गतिविधि में सहयोग करें, औद्योगिक गतिविधियों में कंधे से कंधा मिलाकर चलें, या कृषि में जो है अच्छा करें और राज्य को उसका बेनिफिट मिले, या जिनका चरित्र अच्छा हो, या जिनकी विचारधारा अच्छी हो, या जो बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी हो। ऐसी जनसंख्या यदि किसी देश के पास है, तो निश्चित तौर पर उस देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्तिशाली राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो जनसंख्या है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करती है किसी राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए। उदाहरण के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटेन की शक्ति की
एक कमी मानते हुए ये कहा था कि ब्रिटेन में जनसंख्या क्योंकि कम है, इसलिए ब्रिटेन की शक्ति कुछ हद तक सीमित है। यदि जनसंख्या और अधिक होती ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन पहले ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य है, तो और भी अधिक जो है वो विश्व का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन सकता था। ये चर्चिल का मानना था। इसी तरह इटली वासियों को संबोधित करते हुए मुसोलिनी ने भी कहा था कि हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि 9 करोड़ जर्मन और 20 करोड़ स्लैव की तुलना में 4 करोड़ इटली निवासी क्या मुकाबला कर सकते हैं। यानी अपनी 4 करोड़ की आबादी को उसने बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि यदि जर्मनी को हराना है तो हमें अपनी जनसंख्या को 4 करोड़ से डबल करना है या 3 गुना करना है या और बहुत ज्यादा बढ़ाना है, ऐसा खुद मुसोलिनी ने माना था। और यदि हम आज की स्थिति में भी देखें, यदि हम चीन और भारत को आज की जो है सदी में देखें, तो हम पाते हैं कि चीन और भारत के बहुत तेजी से विकास करने का एक बड़ा कारण वहाँ की जनसंख्या भी है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण वहाँ की सेना अधिक है, वहाँ बहुत अच्छी मंडी है, बहुत अच्छे जो है माल की प्रचुरता है, माल की लागत है, बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं, और जितने ज़्यादा लोग होंगे राष्ट्र की कृषि के लिए, राष्ट्र के उद्योगों के लिए लेबर की कमी नहीं रहेगी, वर्किंग क्लास की कमी नहीं रहेगी, सेना में सैनिकों की कमी नहीं रहेगी। परंतु यदि, जैसा हमने पहले जिक्र किया, यदि वो जनसंख्या काबिल है, वो चरित्रवान जनसंख्या है, वो स्किल्ड जनसंख्या है या सेमी स्किल्ड जनसंख्या है, तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ऊपर तक ले जाने में सक्षम होगी। तो इसलिए जनसंख्या भी एक बड़ा फैक्टर है किसी राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो अन्य फैक्टर है किसी राज्य की शक्ति को बढ़ाने का, वो है किसी राज्य की तकनीकी या प्रौद्योगिकी, किसी राज्य की टेक्नोलॉजी, वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शक्ति। जो राज्य साइंटिफिकली या प्रौद्योगिकी जहाँ ज़्यादा है, जहाँ बहुत ज़्यादा अनुसंधान है साइंस में, या जहाँ की जो है, जहाँ मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, जहाँ हर औद्योगिक काम के लिए, कृषि के काम के लिए या लोगों को सुविधा देने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, जो टेक्निकल राज्य हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, तो वो राज्य निश्चित तौर पर अधिक शक्तिशाली जो है वो माने जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम टेक्नोलॉजी को फर्दर जो है भागों में बांटकर पढ़ना चाहें, तो जिन राज्यों के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जिनकी मिलिट्री पावर या सैनिक शक्ति जो है टेक्नोलॉजी पे आधारित है, या जिन राज्यों की संचार टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मजबूत है, या औद्योगिक तकनीक जिन देशों के पास ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जिन देशों के पास ज़्यादा है, या फिर कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी जिनके पास बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे राज्य निश्चित तौर पर अन्य राज्यों को पिछाड़ देते हैं, अन्य राज्यों के आर्थिक विकास से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कृषि है, वो कृषि के जो यंत्र हैं वो बहुत ही टेक्निकल होंगे, बहुत ही प्रौद्योगिकी से लैस होंगे, और वहाँ की सेना बहुत ही टेक्निकल होगी, वहाँ की जो है सैनिक हथियार होंगे, उनका कोई दूसरा देश मुकाबला नहीं कर पाएगा यदि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, यदि वहाँ का संचार अच्छा है, तो कम्युनिकेशन अच्छा है, तो पल भर में जो कम्युनिकेशन के द्वारा किसी भी मैसेज को पूरे देश में और विश्व में बहुत जल्दी से फैलाया जा सकता है। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और लोगों के लिए जो है
कार्य करने की सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी है, ई गवर्नेंस है, जो है मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा शासन और प्रशासन को चलाया जाता है, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जो बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी सेवी बना दिया जाता है बचपन से ही, या पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उनको बहुत अच्छे ढंग से जो है टेक्नोलॉजी के संसाधनों का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल जो है कंप्यूटर का प्रयोग करके, लैपटॉप का प्रयोग करके, या बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना के उनको पढ़ाया जाता है। अच्छे अच्छे जो है उनको मॉडल बना के पढ़ाया जाता है। ऑडियो विजुअल टूल जो है यूज़ होते हैं किसी देश की शिक्षा में। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है किसी देश को आगे ले जाने में, उस देश की उन्नति में बहुत ही ज़्यादा जो है मायने रखती है। यदि हम अंदाजा लगाएं जापान का, अमेरिका का, जर्मनी का, फ्रांस का, और अब तो चाइना भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो ये सारे देश क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये दूसरे देशों दूसरे देशों के राष्ट्र की शक्ति से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अधिक जो है इन्होंने नाम कमाया है, पैसा कमाया है, और आर्थिक शक्ति बनाई है। तो निश्चित तौर पर ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की शक्ति है, ये किसी राज्य की बहुत बड़ी जो है शक्ति होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसी राज्य की सैन्य शक्ति की या सैन्य तैयारी की। जिस राज्य की सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है, टेक्निक बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर वो राज्य अधिक शक्तिशाली होंगे। इसके अलावा जिस देश के पास आधुनिक हथियार हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब हैं, या परमाणु हथियार हैं, या फिर जिस के पास अत्याधुनिक तोप हैं, या जिस राज्य के पास अत्याधुनिक राइफल हैं या मशीन गन हैं, और जो देश अपनी मिलिट्री के लिए जो है बहुत अच्छे संचार शक्ति है, जिनकी मिलिट्री के पास, जिन देशों की मिलिट्री की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिनकी सेना के लिए बहुत ही अच्छे प्रकार के कार्यक्रम हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, या मिलिट्री की लीडरशिप बहुत अच्छी है, या मिलिट्री की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यानी किस प्रकार से मिलिट्री को जो है तैयार किया जा रहा है, और किस प्रकार से युद्ध की उनकी तैयारी है। ये किसी भी देश की यदि सेना इस प्रकार से तैयार हो रही है कि उसके पास हथियारों की कमी नहीं है, उसकी सेना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, या अत्याधुनिक और साइंटिफिक हथियारों की कमी नहीं है, या नवीन प्रौद्योगिकी पे आधारित, नवीन टेक्निक पे आधारित सटीक हथियारों की कमी नहीं है, तो निश्चित तौर पर उस राज्य का दबदबा या प्रभाव विश्व के अन्य राज्यों के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है सैनिक शक्ति का। किसी राज्य की सैनिक शक्ति जितनी अच्छी होगी, वो राज्य उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में माना जाएगा। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो औद्योगिक तकनीक की हम बात कर सकते हैं अलग से, कि जिन देशों के पास औद्योगिक तकनीक बहुत अच्छी है, यानी उद्योगों का संगठन जो है, या उद्योगों को वैज्ञानिक ढंग से स्थापित किया जाता है, कारखानों को वैज्ञानिक और नवीन तकनीकी के ढंग से, नवीन प्रौद्योगिकी के ढंग से जो है वहाँ पे कोई भी सामान है या माल है, वो नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी के का प्रयोग करके जो है वो तैयार किया जा रहा है, तो वो देश निश्चित तौर पर अधिक शक्तिशाली होगा। जैसे अमेरिका है, जो है इंग्लैंड है, फ्रांस है, और यूरोप के अन्य बहुत सारे देश हैं जहां
जहाँ का उद्योग जो है वो परंपरागत उद्योग नहीं रहा। यहाँ के उद्योग धंधे जो हैं उनमें मशीनीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ का जो कच्चा माल है, कच्चे माल को तैयार करने में टेक्निक की सहायता से जो है, प्रौद्योगिकी की सहायता से, साइंस की सहायता से जो कच्चे माल को तैयार करने का प्रोसेस है वो बहुत ही छोटा टाइम पीरियड लगता है और बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है और लेबर की बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आती और लेबर के को आराम भी ज़्यादा मिल जाता है यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है औद्योगिकरण को बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों के पास औद्योगिक तकनीक है वो निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों को आर्थिक क्षेत्र में पछाड़ देते हैं। इसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं राज्य की मिलिट्री पावर की। राज्य की मिलिट्री पावर वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यदि हम सैनिक शक्ति को बाइफरकेट करके पढ़ें तो सैनिक शक्ति को हम कई तरीके से जो है वो बांट सकते हैं। जैसे गुप्तचर और जासूसी व्यवस्था है, या फिर सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग है, या फिर सेना का नेतृत्व है। यदि सेना के पास गुप्तचर व्यवस्था अच्छी है, या सेना का कम्युनिकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है, या सेना की हथियारों की टेक्निक बहुत अच्छी है, या सशस्त्र सेनाओं का प्रशिक्षण बहुत अच्छा है, उनका अनुशासन बहुत अच्छा है, उनकी देश के प्रति लगन या देश प्रेम बहुत अच्छा है, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, तो ऐसी सेना निश्चित तौर पर जो है इन सारी बातों का असर उसकी सेना पे होगा और उसकी शक्तियों को बढ़ाने में सेना जो है वो बहुत ही बेहतर काम कर पाएगी। अब सैनिक शक्ति के अलावा हम आर्थिक और औद्योगिक क्षमता के ऊपर अलग से भी पॉइंट बना सकते हैं कि किसी राज्य का आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता अगर ज़्यादा है तो वो निश्चित तौर पर वो देश अन्य देशों से आगे निकल जाता है। आर्थिक विकास किस देश का ज़्यादा होगा? आर्थिक विकास उस देश का ज़्यादा होगा जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हैं, जहाँ लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे व्यापार की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जहाँ उत्पादन ज़्यादा है, जहाँ खपत ज़्यादा है माल की, जहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। तो ऐसे राज्यों के पास आर्थिक शक्ति बनने का बहुत बड़ा जो है मौका होता है, लेकिन इस मौके को भुनाने की आवश्यकता होती है। यदि किसी देश को पता है कि इस देश में आर्थिक संभावनाएं हैं या औद्योगिक संभावनाएं हैं, केवल मात्र ये पता होने से काम नहीं चलेगा कि आर्थिक और औद्योगिक संभावनाएं हैं, बल्कि उस दिशा में काम भी करना पड़ेगा। यदि आर्थिक संभावनाएं हैं तो बहुत बड़ी रिसर्च कर किस किस क्षेत्र में संभावना है, कृषि के क्षेत्र में संभावना है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावना है, या फिर जो है मेडिकल के क्षेत्र में संभावना है, या शिक्षा के क्षेत्र में संभावना है, या